हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल नामदेव और आज आप सभी को करवाने वाला हूं मैं एसएससी सीपीओ का सेट 2 जो कि 3 अक्टूबर को शिफ्ट 2 में हुआ था। उस सेट को आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा सेट 1 नहीं देखा है तो आप सेट 1 को देख सकते हो। सेट 1 मैंने आपको करवा दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप चाहो तो सेट 1 को देख सकते हो। ये आज होने वाला है हमारा सेट 2 एसएससी सीपीओ का, जो अभी आंसर की रिलीज हुई है। अभी 1-2 दिन पहले ही इसकी आंसर की रिलीज हुई है। आज मैं आपको ये करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एसएससी सीपीओ का सेट 1 कंप्लीट करा चुका हूं। ये कंडक्ट हुआ था मेरा 3 अक्टूबर 2023 को। 3 अक्टूबर 2023 को ये कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट करवा दी है, सेकंड शिफ्ट आज होने वाली है। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये एसएससी के क्वेश्चन है, जो आने वाले एसएससी के सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट मिलेंगे। क्योंकि आप जानते हो एसएससी के एग्जाम पूछने का तरीका डायरेक्टली होता है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड। हर टाइप के क्वेश्चन वो हमेशा पूछती है एसएससी, इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। और जो मेन चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, कैलकुलेशन टेक्निक आपको सीखने को मिलेगी। क्या कैलकुलेशन टेक्निक आपको इसमें सीखने को मिलेगी कि आप कैसे कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, और बेस्ट मेथड के साथ में अगर कोई लेंथी क्वेश्चन भी होता है तो उसे कम समय में कैसे करना है वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। इसलिए चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि सेट आपको प्रीवियस ईयर के इसी चैनल पर लगातार मिलते रहते हैं। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करता हूं मैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। देखना, क्वेश्चन कह रहा है, कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड बताऊं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, जल्दी से समझने की आपको कोशिश करना। देखिए, एक दुकानदार है, 55 रुपए प्रति केजी और 70 रुपए प्रति केजी वाले दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण की औसत लागत 65 हो जाए। सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है। आपको पता है क्या, 55 दे रखा है, मुझे 70 दे रखा है, और पूछा कि 65 की मुझे मिलाना है। रेशो ले लीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस सब्ट्रैक्शन की। 70 में 65 किया तो 5, 55 और 10, 55 और 65 का डिफरेंस 10, मतलब कि 5:1:2। आंसर हो जाता है मेरा 1:2। मिक्सचर एलिगेशन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम पूछा है मेरे से। जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाए, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने की टेक्निक ये है कि ऊपर वाले का एलसीएम नीचे है, नीचे वालों का एचसीएफ लेते। इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा मुझे। 3, 5, 7, 16 का एचसीएफ 1 होता है। 1, 3, 4, 9 का एलसीएफ होता है 9 चौक 36। 9 चौक 36, 36, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाता है। एलसीएम लेने का तरीका, फ्रैक्शन का एलसीएम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और क्लास 3rd या 4th क्वेश्चन, 3rd क्लास का ही क्वेश्चन था। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहते हैं। 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा मतलब कि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है। एक सेकंड रुकते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी को अच्छे से। देखिए, आपको बताते हैं क्वेश्चन, समझना क्या कह रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होती है, फिर इसे निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए, ये दो सर्कल हैं, क्या कह रहा है इनमें, देखना। ये उनके सेंटर है दो सर्कल के। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट मतलब कि ये वाली टेंजेंट, इस वाली टेंजेंट का लेंथ पूछी गई है मेरे से। ये दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है इसमें, 14 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और मुझसे पूछा गया है, और ये रेडियस दे रखी है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 1, रेडियस 2, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये क्या है, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आपको याद कर लेना, 1 सेकंड में आंसर आता है मेरा इस फॉर्मूले से। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 6 और 4, 10 का स्क्वायर 100, मतलब कि आंसर आया मेरा 96 निकल के। 96 होता 16 चक 96, मतलब कि 2 रूट 16 का अंडर रूट होता 4 और अंडर रूट में है 6, 4 रूट 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो जाए। डायग्राम को अच्छे से समझ लेना। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होती है, एक और होती है, क्या होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसकी लेंथ क्या होती है, डी स्क्वायर, सॉरी
डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आपको याद कर लेना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार करा रहा हूँ मैं आपको, मुझे कंप्लीट आइडिया है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कीजिए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखिए। यदि अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस सीपी से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% डिस्काउंट दिया जाता तो प्रॉफिट क्या है। देखिए ये मुझे सीपी दे रखा है, इस पर मार्कअप किया गया है 75% का, तो कुछ वैल्यू आएगी मतलब मार्केट प्राइस। अब इस पर डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है माइनस का 40%, ये डिस्काउंट मतलब इतने में बेच दिया गया है। वो पूछ रहा है मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब आप जानते हो इन दोनों का सक्सेसिव लेना पड़ता है मुझे। सक्सेसिव लेने के लिए फॉर्मूला आपको याद है, x प्लस बाय प्लस एक्स बाय अपॉन में 100, ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। 75 में से 40 किया तो 35 आएगा माइनस का, ठीक है। 75 गुणा 40 मतलब प्लस का साइन आएगा, 75 दूनी 150, 150 का दुगुना 3000, 3000 में 100 का भाग दिया तो 30, 35 प्लस 30, एक सेकेंड, 35 माइनस 30, सॉरी 35 माइनस 30 कितना आएगा 5%। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार समझिए, देखो ये जो प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, बाय माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है। अगला देखते हैं आगे, एवरेज पूछा गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सल है, इनका एवरेज लेना है मुझे। क्या लेना है? इनका एवरेज लेना। देखो 0.5 बार बार आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इनका मैं सिंपली इनका क्या एवरेज फाइंड करता हूँ। एवरेज के लिए मुझे सबसे पहले सम फाइंड करना पड़ेगा, सम मैं इनका निकाल लेता हूँ। देखिए 0.5 ग्राम मतलब कि 500 ग्राम, 500, 400, 900, 900, 900, 700, 1600, 1600, 900, 2550, 2550 और 5, 2500, 2600, 2600, 2300, 2300, 1000, 2300, 1000, 3300, 3365, 3365 और 3365 और 50, 3365, 3700, 3700, 3900 और 1000, 39, 49, 49, 5, 5300, 5300 और 1000, 6300, 6300 कितना आया है 6300 अपॉन में 8, 8 7 जा 56 कितना आया 8 7 जा 56, 8 7 56, 56 4 3 7, 8 9 72, 8 7 56। एक सेकंड, एक वैल्यू कहीं पे ऐड करने में थोड़ी सी गलती हुई है, एक सेकंड फिर से ऐड करके देख लेते हैं। क्या 500 ग्राम, 500 4 900, 900 7 1600, 1600 900 2550, 2550 कितना हो गया 2550, 2550 मैंने ऐड किया तो कितना आया 2600, 26 7, 26 7 3300, 3300, 3400, 3400, 34 3750 कितना हो गया 3750, 3750 और 250, 3750 और 250, 3750 कितना हो जाएगा 4000, 5000, 5000, 6500 आ रहा है, 6500 आंसर आ रहा है। 9 से 8 से डिवाइड देके देखते हैं, 8 8 8 जा 64, 1 बचा 8 1 जा 8, 8 7 8 8 64, 1 बचा 8 एकम 8, 8 चौक 8 दूनी 16, 812 आ रहा है, अभी भी गलत आ रहा है। एक सेकेंड, बार बार गलती हो रही है, आप इसे एक बार ऐड कर लीजिए, मैं ऐड करके देख लेता हूँ। 500 ग्राम, 400 ग्राम, 700 ग्राम, 950 ग्राम, 750 ग्राम, 1350, 50, 1250 और 1500, 8 वैल्यू होंगे ये 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो गया। 0 5 और 5 10 और 5 15, 5 20, 0 2 2 5 7 7 और 2 9 और 3 12 12 12 7 19, 12 7 19 19 और 9 28 28 7 35 35 4 39 39 39 39 5 3900 5 3900 हो गया, 3900 और 5 4400, 4400 4 ऊपर 4 गया, 4 5 6 7 7400 आएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 9 72, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 5 40, 925, ऑप्शन नंबर 4। कभी कभी गलती हो जाती है एक साथ कैलकुलेशन करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार करके कोशिश कीजिए इसे करने की, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है,
1 आएगा, प्लस साइन और कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, 7 और 1 8 तो 5 आएगा, माइनस साइन और उसको एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री तो कट जाएगा, 3 आएगा, 5 और 1 6, 6 में से 3 गया तो 3। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए जब भी साइन एक्स अपॉन में कॉस 90 माइनस एक्स दे रखा हो तो आंसर बनाता है। ठीक है, दोनों का सम चेक कर लेना, 90 आएगा, 90 मतलब 1। अगला देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या करता हूँ, 12 16 और 8 का एलसीएम ले लेता हूँ। कितना आएगा, 12 16 8 का एलसीएम 48, 12 चौक 48, 16 3 48, 8 छंग 48, 6 और 3 9 और 9 और 4 13/48। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता। एक बार देखिए क्या क्वेश्चन सीपीओ लायक है, ये सीपीओ लायक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये मैं आपको बता देता हूँ, 6th क्लास की मैथ का क्वेश्चन है ये, 6th क्लास की मैथ में रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। एसएससी का दावा है कि वो 10th क्लास लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ तक के, 6 से 10 तक के। आपको ये आना चाहिए, 6 से 10 तक के वही पूछता है बस। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक बैंक 1 लाख की राशि को 7%, 1 लाख की राशि को 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार के लिए दी जाती है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। देखो एक बार मैं तरीका बता देता हूं आपको क्या होगा। देखिए एक साल में मेरे पास अगर 100 रुपये आए ना तो वो 107 हो जाता है, 100 रुपये आए ना वो 107 हो जाता है। अगर मैं 5 सालों में देखूंगा तो 5 सालों में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 107, 100 रेशो 107 की घात 5, इतना हो जाएगा। एक वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल की वैल्यू ये आएगी और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, वो मेरा आएगा अमाउंट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो उसकी वैल्यू मेरे से पूछिए। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस प्रोसेस को कर पाऊँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि इस प्रोसेस को आपको करके बता पाएं और एग्जाम में आप 107 की घात 5 या कोई भी अदर तरीका, सक्सेसिव का तरीका आप अपना पाओ, याद रखना। अब मैं आपको करके बताता हूं, देखना। मैंने देखा कि अमाउंट क्या होता है, सक्सेसिव होता है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दे रखा, 1 लाख, 1 लाख का डिजिट सम होता है 1, 1 लाख का डिजिट सम होता है 1। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल का 5 टाइम 1.07%, यही हो रहा है ना, 100 से 107 हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, ऐसी 5 बार हो रहा है, ठीक है। मैंने देखा 1 इंटू 1 और 7 8, 8 की घात 5 का डिजिट सम क्या होगा बताइए। देखिए 8 8 64, 64 का डिजिट सम 1, 1 में 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 8 आएगा, 8 में फिर से 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 1 आ जाएगा, 1 में फिर से 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 8 आ जाएगा, डिजिट सम आएगा 8, डिजिट सम 8 बन जा 8, 8 आ गया। अमाउंट का डिजिट सम 8 आया है, अमाउंट का डिजिट सम 8 आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिजिट सम कितना आएगा, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 इक्वल 7 आएगा। डिजिट सम 7 होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। 4 है, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 6 7 13, 4 है इसका, 4 है इसका, 9, 6 और 3 9 2, इसका 2 डिजिट सम इसका 7, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 5 16, मतलब 7 डिजिट सम। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाता। आपको जो मेथड आती हो वो लगाइए, आंसर इससे फास्ट आप नहीं ला पाओगे। कोई भी चेंज नहीं की गई है, वैल्यू जो एग्जाम में आई है सारी की सारी वही वैल्यू ली गई। इस क्वेश्चन को कीजिए, एक शानदार क्वेश्चन है ये, एक बार करके बताइए क्या कह रहा है। एक वृत्त का सेक्टर, त्रिज्याखंड मतलब सेक्टर, त्रिज्याखंड का मतलब क्या होता है, सेक्टर। सेक्टर, जो सेक्टर का एंगल है ना 45 डिग्री है और उसकी सेक्टर की लंबाई है 22, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मुझे रेडियस फाइंड करना है, आपको पता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, ये फॉर्मूला होता है किसका, लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। 45 डिग्री रखा मैंने, अपॉन में 180 रखा, इंटू में 22/7 रखा। आर मैंने देखा तो आर कितना है, आर तो पता करना है, एल है 22। काटा पीडी कीजिए, 22 से 22 काटा 1 आया, 45 से 80 काटा 4 बार में आया। मैंने देखा 4 7 या 28, आर की वैल्यू 28। मुझे नहीं लगता इससे कम समय में आप कर पाओगे इसे, ये 1 लाइन में आ गया, ठीक। इस क्वेश्चन को सिर्फ में, ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताइए। इस क्वेश्चन को कीजिए, एक बार क्वेश्चन को करके बताइए, इसे कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल।
देखिए, यदि साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज देने वाली, देखिए यदि साधारण ब्याज ब्याज देने वाले किसी बैंक में 80 रुपए 2 साल में 96 हो जाते हैं, तो 62,000 रुपए की राशि 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 वर्ष बाद कितनी होगी? देखिए, 80 रुपए थे, 96 हो जाते हैं, 96 मतलब कितना जुड़ गया? 16 रुपए। 16 रुपए हो जाते कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में तो एक साल में कितना होगा? 8 रुपए। मतलब मुझे 80 पर एक साल में 8 रुपए मिलते हैं। 80 का 8 रुपये मिलना मतलब कि 8/80 देखोगे तो आप 10% आएगा। कितना? 10%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। देखिए, एक साल में अगर आपको 10% मिलता है तो 5 साल में कितना मिलेगा? 50%। 50% मिलेगा। ठीक है, 6200 का 50% कितना होगा? 31,000 बिल्कुल होगा। अब वो पूछ रहा है कि इतना इन्वेस्ट किया, इतना उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला, वापस कितना मिला? 0,0039 93,000 रुपये उसे वापस मिलते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन आपको क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपसे टफ पूछे जाते हैं। कैसे टफ पूछे जाते हैं? तो इसे आप डिजिट सम, लास्ट डिजिट, इस टाइप के कॉन्सेप्ट से आप इसे सॉल्व करोगे, याद रखना हमेशा। क्लियर है? इससे पहले मैंने आपको सेट 1 करा दिया, उसे जरूर देख लेना। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाना। और दूसरी चीज, आप अगर सीजीएल के सेट देखना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल के सेट बिल्कुल चल रहे हैं। 39 सेट थे, 8-9 सेट हो चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके इनको नापा जा सके। याद रखना, इनको मुझे नापना है तो मुझे क्या चाहिए? एक्चुअली में मुझे इन नंबर्स का एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 मीटर मतलब 600 मीटर, 5 मीटर मतलब 525 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर 525 सेंटीमीटर और 1250 सेंटीमीटर। आप गौर से देखो तो दो के हो गए तो ये नंबर 20, 25 और 50, ये केवल 25 से डिविजिबल है, ना 35 से, ना 90 से, ना 75 से। ये केवल 25 से डिविजिबल है। एंड में 0, 25 और 50 है, इसीलिए। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश कीजिए करने की। एक बार देखिए क्वेश्चन, क्या आपको क्लियर है? एक बार देखिए, यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 6%, कितना? 6 रुपये। देखिए, एक वस्तु है, एक वस्तु है, मुझे एक बार हो रहा है उस पर 10% लाभ और एक बार हो जाए मुझे 7% लाभ। तो इन दोनों वैल्यू के बीच का जो गैप, इन दोनों वैल्यू के बीच का जो गैप है, ये गैप, ये वैल्यू मुझे ये 96% दे रखा है। 6 रुपये, सॉरी 6 रुपये दे रखा है। 7% और 10% का गैप मैंने देखा, 7% और 10% का गैप मैंने देखा 3% होता है। 3%, 3% की वैल्यू 6 दे रखी है, मतलब दुगना। तो आप बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू मैंने बोला दुगना कर दीजिए बस, 200 रुपये। एक्चुअल में सीपी कितना है? 200 रुपये। करेक्ट है? आगे समझ में क्लियर? बिल्कुल। मतलब कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस इक्वल टू द डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की व्यवस्था है। कितने की? 217 अंडों की। 217 अंडों की व्यवस्था है खाने की एक वीक के लिए, मतलब 7 दिन में वो 217 अंडे खा लेते हैं, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों के मेस में कुल कितने अंडे की आवश्यकता है। मैंने बोला जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में होते हैं 31 दिन और सितंबर में होते हैं 30 दिन। 30 दिन कितने होते हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर। 30 और 30 60 और 30 90 और 2 92। 7 से मैंने काटा, 7 3 21, 7 एकम 60, 31 के इसमें गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 3 दूनी 3 हम 27, 200, 2760 प्लस 2700 प्लस 60 प्लस 92। 2 यूनिट डिजिट एक ही का है, 2852। ठीक है, 2852। क्लियर है? आप चाहो तो देखो 2 एकम 2, एक यूनिट डिजिट 2 दे देखा है, बस यही ऑप्शन पॉसिबल है। ऐसे भी आप कर सकते हो, याद रखना। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो सीपीओ में पूछे गए हैं और सीपीओ का लेवल एक थोड़ा सा अच्छा रहता है। और जो भी आप एग्जाम आगे भले ही दोगे, चाहे आप सीजीएल दो, आप चाहे सीपीओ दो, या आप
CHSL 2 या फिर किसी भी टाइप का अदर स्टेट एग्जाम आप देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। LCM पता करना मुझे, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, कल भी मैंने आपको बताया था। कल के सेट में, कल के चैप्टर में कितने 3 क्वेश्चन थे LCM HCF के, 3 क्वेश्चन थे LCM HCF के कल के सेट में। आज मैं ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ LCM HCF का, इसीलिए इस चैप्टर को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से करना है। देखिए 3/2 81/16 9/8 का LCM कितना होगा, इसका इसका और इसका LCM कितना आएगा 81। 2 16 और 8 का HCF कितना आएगा 2, तो 81/2, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऊपर वाले का LCM लेते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करना, ये बस अब बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 नंबर। देखिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एक बार आपको क्वेश्चन करने का मौका देते हैं, करके देखिए क्या आपको क्वेश्चन देखते माइंड में सॉल्यूशन ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, बस ये देखिए आप एक बार। देखिए क्वेश्चन को, देखिए करके बताते हैं आपको। देखिए मैंने ये इस पर फोकस किया, मैंने देखा ये तो एक्चुअल में A² - B² दे रखा है, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। मैंने देखा 1 एज इट इज लिखा, मैंने बोला कि A² - B² क्या होता है, A² + B² मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज आप समझ गए होंगे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो उसे मैंने हटा दिया, इसे मैंने ये लिख दिया। बाहर कोसेक है, उससे भी मुझे मतलब नहीं है। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया मेरा। अब आपको ये भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, तो 2 बचा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप सिमिलरिटी लगा सकते हो। क्वेश्चन को कीजिए एक बार, देखिए कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है, मैंने बोला ठीक है, ये ABC एक मैंने ट्रायंगल बना लिया, D और E, AB और EC पर, ये क्या है E और D और E, सॉरी D और E ट्रायंगल के पॉइंट, ओके, जो इस प्रकार है कि AD AB का 1/6 है, मतलब AD अगर 1 है तो AB 6 है, मतलब AD अगर 1 है तो ये कंप्लीट 6 है, ये कंप्लीट 6 है, अगर ये 1 है तो ये 5 बचेगा, DB ये 5 बचा। अब इसे देखिए, AE 1 है, AC 6 है, मतलब AE 1 है, AC 6 है, तो AC कितना आएगा 5, ठीक है। अब मैंने देखा कि BC 22 दे रखा है, BC 22 दे रखा है, पूछा क्या है मेरे से D, मतलब ये पूछा मेरे से ये कितना आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 6 का रेशो बनना है, मतलब ऐसे ही यहाँ पे 1 और यहाँ से यहाँ 6 की वैल्यू 22 है, 6 की वैल्यू 22 है, तो 1 की कितनी आएगी ये पूछा है। मैंने देखा 6 × 18 4 बचा 40 होगा, चकना 36, 3.6 लगभग में ये आ गया। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देखिए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री के ट्रायंगल वाले सेक्शन से, ट्रायंगल वाले सेक्शन में भी सिमिलरिटी वाले पोर्शन से। देखिए क्लियर है आपको, एक बात सिमिलरिटी इसमें लगा सकते हो आप। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार क्या कह रहा है,
जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि रवि अकेले 28 दिनों में कर सकता है। यदि भी एक साथ कार्य करते दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्या दे रखा है? 20 और 28। 140 मैंने एलसीएम ले लिया। 20 से 7 बार मैं 28 से काटूंगा तो मैं 100 और 40 कितने 5 बार में कट जाएगा। 7 और 5 12, 12 का भाग देना मुझे 140, मतलब कि 70 बटे में 2 से काटा तो 6 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 6, 4 बटे 6 मतलब 2 बटा 3, 11 सही 2 बटे 3। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाता है बिल्कुल। ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था इसने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है टाइम एंड वर्क का एक शानदार क्वेश्चन। क्या? टाइम एंड वर्क का एक शानदार क्वेश्चन है ये। इसको कीजिए आप एक बार, देखिए। पी और क्यू मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर 24 दिनों में कर सकते हैं। आर तथा पी 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। क्यू और आर 10 दिनों के बाद छोड़ के चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में बी को और कितने दिन लगेंगे? ये क्वेश्चन मेरे से पूछा। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना। मैंने बोला कि पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, इनकी एफिशिएंसी मुझे दे रखी। कितनी दे रखी है समझना। 30, 24 और 20। 30, 24 और 20 मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम मेरा आया 120, मतलब कि ये टोटल वर्क है मेरे पास। क्या है? टोटल वर्क। ठीक है। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी आएगी? यहाँ निकाल लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। 3 से काटा 4 आया। क्यू प्लस आर की कितनी आई? 24 से काटा 5 आया। इसकी कितनी आएगी? 20 से काटा 6 बार में ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने उसने बोला है क्या कि क्यू और आर 10 दिन बाद चले जाते हैं। क्यू और आर 10 दिन बाद। मैंने बोला ठीक है, क्यू और आर 10 दिन, अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करते, समझना कि अगर क्यू और आर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम करें? 50 यूनिट। 50 यूनिट। अब 50 यूनिट काम हो चुका है मेरा, मतलब 70 काम बचा है अभी। अब इस 70 काम को मैं किससे करवाऊंगा? याद रखना, इस 70 काम को बेचारा पी अकेला करेगा। कौन? पी अकेला करेगा। पी की एफिशिएंसी क्या आएगी? आप तो ये बता दीजिए मुझे। पी, इस पी को बताना मुझे। इस पी को मैंने देखा, क्या देखना? पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, मतलब कि 2 पी 2 क्यू और 2 आर। तो मैं पी प्लस क्यू प्लस आर निकाल रहा हूँ। पी प्लस क्यू प्लस आर क्या आएगा? क्या आएगा समझना। 6 और 5 11 और 4 15, 15 बटा 2 माइनस। अब मैं इसमें से क्यू प्लस आर को माइनस कर देता हूँ। क्यू प्लस आर है मतलब 5, 5 को माइनस कर देता हूँ। 5 10 10 15 10 के 5 बटा 2। मेरे पास पी की एफिशिएंसी आ गई 5 बटा 2। अब मैं 70 में 5 बटा 2 का भाग दूंगा। ये मैंने भाग दिया, समझना। यहाँ पे 5 से काटा 0 को 2 बार में। 2 दूनी 4, 4 7 28, मतलब कि काम मेरा 28 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। पी 28 दिनों तक काम करता है पी। लेकिन मैंने देखा कि ऑप्शन तो है ही नहीं है 28 कहीं से कहीं तक, समझना। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना। पी को और कितने दिनों का समय लगेगा? पी को और कितने दिनों का समय लगेगा? देखिए 28 दिनों में तो पी काम कर रहा है, और 10 दिन घटा लीजिए, ये चला गया था, तब कितना बचा? 18 दिन बचे। ऑप्शन मेरा होगा 18 दिन। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए, क्या आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया करने के लिए, इसे आप करके बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 1 मिनट को करने के लिए। आपके लिए 1 मिनट है, एक बार कोशिश कीजिए इसे करने की। देखिए मैं करके बता दूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इनमें भाग दूं किसी संख्या से तो 5 शेषफल बटना चाहिए। तो मैं 5 पहले माइनस कर लेता हूं। मैं कितना बचा? 256। 5 माइनस कीजिए, 8, 248, सॉरी 8 है ये, 848। ठीक है, इसमें से 5 माइनस कीजिए, 6, 1216। सही है, ठीक है। अब आप बताइए
ऐसी संख्या बताइए 17, 16, 19 और 18 में कि इन पूरों को डिवाइड कर दे। पहले मैं 8 और एक 9 चेक कर लेता हूँ। 6 और 2 8 5 13, मतलब 8 नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिजिट सम है 9 और इनका डिजिट सम होना चाहिए 9। चूंकि इसका डिजिट सम 9 नहीं है तो इन तीनों को नहीं काट सकता। एक ऑप्शन मैंने लिमिट कर दी। अब एक हाथ आप करके बताइए। मैं 16 को चेक करता हूँ। 16 को मैं पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ। लास्ट 2 डिजिट तो डिविजिबल हैं 4 से, ठीक है। 16 से एक बार मैंने से काट लेता हूँ। ये 16 का स्क्वायर है तो 16 से डिविजिबल है। 16 पंजे 80, 16 3 48, ये भी डिविजिबल है 16 से। 16 7 112, 8 और एक 9 बचा 16 95, ये भी डिविजिबल है। 16 से डिविजिबल, 16 से डिविजिबल, 16 से डिविजिबल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए एक चीज़ और आपको हिंट देता हूँ, समझना। तो 256 है, ये 16 गुणा 16 होता है। जब नंबर में ही 16 गुणा 16 छपा है तो ना तो इसे 17 काट सकता है, ना इसे 19 काट सकता है, ना इसे 18 काट सकता। केवल 16 ही पॉसिबल है जो इसे काट सकता है, क्योंकि सारे प्राइम नंबर दे रखे हैं। क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सेकंड्स में ट्रिगर करना चाहिए माइंड में, एक एक सेकंड में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। कीजिए एक बार, एक सेकंड, थोड़ा आप ट्राई कीजिए एक बार से करने की। पढ़िए, क्या क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ रहा है ये आपको? देखिए मैं करके दिखाता हूँ, एक बार इसे देखना, समझना क्या कह रहा है। स्वास्थ्य एक बंदे का नाम है, आय का 20% बचाता है, ठीक है। मैंने देखा उसकी इनकम थी और 20% वो सेव कर रहा है। क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। और 80 को एक्सपेंस कर रहा है। 80% को एक्सपेंस कर रहा है। 80% को एक्सपेंस कर रहा है। मैंने बोला ठीक। कहाँ एक्सपेंस कर रहा है जबकि शेष राशि मतलब 80% बची? भोजन, किराया, शिक्षा, खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर किया उसने, ठीक है। जबकि 12,800 रुपये उसने किराए पर, 32,000 रुपये शिक्षा पर और 7,200 खरीदारी पर खर्च की, ठीक है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि की कुल खर्च 11.25%, ठीक है। मतलब कि उसने जो खरीदारी की है वो खर्च का 80%, खर्च का जो उसने क्या किया, खरीदारी पर खर्च किया, मतलब जो उसने कुछ सामान खरीदा है वो 11.25% है। क्या है? 80% का 11.25% है। ये मुझे निकालना है कितना खर्च किया उसने खरीदारी में। ये इसे आप कैलकुलेट करके बताइए एक बार, मैं करके बताता हूँ, देखना। मैंने बोला कि 80% मतलब होता है 4/5 गुणा 11.25। मैंने काटा इससे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 225 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9, 9% आंसर आ गया मेरा। मतलब वो बंदा 9% खरीदारी पर खर्च कर रहा है, 9% खरीदारी पर खर्च कर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो खरीदारी पर 7200 रुपये खर्च कर रहा है। कितने? 7200। पूछा क्या मेरे से, खरीदार कितना धन खर्च किया भोजन पर। मैंने देखा कि भोजन पर उसने बंदे ने 15% का खर्च किया। 15%, अगर 9% की वैल्यू 7200 है तो 15% की वैल्यू क्या होगी? 15% की देखना, 9 8 72, 8 15 8 120, 120 और 2 0, 12,000। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाता। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको ट्री बनाना पड़ता है, ट्री। लेकिन अब जमाना गया ट्री बनाने का, आपको डायरेक्ट माइंड में रखना पड़ता है चीज़ें। आपको ये नहीं बनाओगे, आप स्ट्रक्चर बनाओगे, इसमें ये किया, फिर इसमें ये किया, फिर इसमें ये किया, इतना नहीं करते। डायरेक्ट वैल्यू पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? देखिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए इस क्वेश्चन को देख क्या कह रहा है। सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, ठीक है।
उसने कुछ चीज़ें खरीदी जो खराब होने का डर है, सामान खरीदते समय कभी कभी डर रहता है चीज़ें खराब ना हो जाए उसका, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है, खरीदा उसने। लेकिन 30% चीज़ें नई चीज़ें बेची नहीं जा सकी, ठीक है, 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकी, मतलब 3 को वो बेच नहीं पाया और 7 को उसने बेच दिया। इसका मतलब ये 3 बट्टे था, ठीक है, मतलब 10 चीज़ें खरीद के लाया, 7 को बेच दिया, 3 को नहीं बेच पाया। मैंने बोला ठीक है, और ख़राब हो गई, ठीक है, ख़राब हो गई ये 3 जो चीज़ें थी वो ख़राब भी हो गई, ठीक। हालांकि लेकिन बाकी वस्तु को बेचने में कामयाब रहा, जो 7 चीज़ें थी ना उन्हें उसने बेच दिया, जिससे उसे 19% का प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर वो 10 वस्तुओं को लाया तो क्या किया उसने, इस 10 वस्तुओं पर उसने क्या किया समझना, उस पर उसने 19% का लाभ कमा लिया। 19% लाभ कमाने का मतलब क्या होता है, 119% में बेच दिया, ठीक है। इतना मुझे समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने % अधिक मूल्य पर बेचा है। खराब नहीं हुई वस्तु, ये खराब नहीं हुई, इनको कितने % पे बेचा, देखिए इसको कुछ प्रॉफिट पे बेचा, इसको किस प्रॉफिट पे बेचा, इसको किस प्रॉफिट पर बेचा, ये पूछ रहा है, समझ याद रखना। इस पर उसने बेचारे को 0% प्रॉफिट हुआ। कितना, 0%। 0% क्या, बल्कि लॉस में चला गया वो, क्योंकि इन पर पैसे कमा नहीं पाया। लेकिन फिर भी उसने 10 वस्तुओं पर टोटल प्रॉफिट कमा लिया। 10 वस्तुएं लेके आया, 3 खराब हो गई, 7 बची। अब देखिए 10 पर 19% का प्रॉफिट और 119% का। अब मुझे ये बताना, जो बची हुई 7 वस्तुएं उस पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना। मैंने देखा 7 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 7 कम 7, 4 बचा 749, 10 गुणा 70 कितना आ जाएगा, 170%। कितना आया, 170%, ठीक है। मतलब उसने बची हुई 7 चीज़ों को 170% में बेचा। 170% का मतलब होता है 70% प्रॉफिट पर बेचा उसने माल को। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देखिए क्वेश्चन को, क्या आपको क्लियर है। एक बार देखिए क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन था। आप भले ही इसमें कोई तरीका लगा लीजिए, लेकिन इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है आपको क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो रहा है आजकल, चोर पुलिस के पीछे भागती है वाला। मतलब ये मानो कि अभी जो एसएससी के एग्जाम हुए, जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए ना अभी, जैसे सीजीएल हुआ था, सीएचएसएल हुआ था, एमटीएस हुआ था, और अब ये सीपीयू हुआ था, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे चोर पुलिस का। ये बहुत फेमस पैटर्न बन गया है आजकल, और आने वाला जो सीजीएल मीन्स है 99.99% उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। एक बार देखिए 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा, ठीक है। 300 मीटर की दूरी थी, मतलब अगर ये पुलिस खड़ी है और ये चोर है, ये पुलिस है, ये थीप है, ये आगे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच की 300 मीटर दूरी थी, 300 मीटर दूरी थी, ठीक है। पुलिसकर्मी इसका पीछा करता है, वो तो ऑब्वियस है। 11 किलोमीटर चलता है और 13 किलोमीटर स्पीड है। 13 किलोमीटर होगी पुलिस की स्पीड और 11 किलोमीटर होगी चोर की स्पीड, क्योंकि हमेशा पुलिस की ज़्यादा होती है, कॉमन सेंस है। ये चोर, पुलिस भाग रहा है, ये चोर भाग रहा है। अब वो ये कह रहा है कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। मतलब इस पुलिसकर्मी को कितना चलना पड़ेगा। मैंने देखा कि जब भी पुलिस और थीप एक साथ भागेंगे, यहाँ पे आके मिल जाएंगे, समझना। थीप ने भागना स्टार्ट किया, पुलिस ने भागना स्टार्ट किया, दोनों साथ में चले और यहाँ पे मिल गए। मैंने एक चीज़ देखी, क्या डिस्टेंस जो है 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, स्पीड और टाइम पर। लेकिन दोनों का टाइम तो कांस्टेंट ही है। क्यों कांस्टेंट है आप बताइए, टाइम इनका कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मान लो पुलिस 1 घंटा चला तो चोर भी 1 घंटा चला होगा, दोनों पकड़ लेंगे, तो टाइम कांस्टेंट है। मतलब स्पीड का रेशो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशो। मैंने देखा, क्या देखा, देखना, स्पीड का रेशो पुलिस और चोर का 13:11 है, 13:11।
पुलिस की स्पीड 13, चोर की 11। मैंने देखा कि जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो होगा, 13:11। मैंने देखा कि इनका जो गैप है 2 यूनिट, कितना यूनिट, 2 यूनिट गैप है, 2 यूनिट गैप कितना है, लेकिन एक्चुअल में 300 मीटर। अगर 2 की वैल्यू 300 तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से काटा 150, 150 गुणा 13 कितना आएगा, 5 15 05, 195। 13 13 169, 169 और 36, 169 और 36 कितना होगा, 195। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता। एक बार देखिए क्वेश्चन, क्या आपको समझ में आया? बेस्ट मेथड है, इससे अच्छा तरीका और भी कोई नहीं है। आप कभी भी इनका टाइम नहीं निकालोगे, याद रखना। देख लीजिए एक बार, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्या कह रहा है देखना, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब एक डायमीटर है, एक अर्धगोला। अर्धगोला मतलब कि हेमिस्फीयर, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस ज्ञात करना। देखना, ये है हेमिस्फीयर मेरे पास। ये क्या है, हेमिस्फीयर। देखिए ये मेरे पास हेमिस्फीयर। अब देखना इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना होगा बताइए, टी ए से। मैंने देखा टी ए से सर इसका कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर का और बेस का 1 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। इसका जो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया वो कितना होता है, ऊपर बाहर का केवल 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का गैप कितना है, पाई आर स्क्वायर। मुझसे पाई आर स्क्वायर पूछा है, मुझे पता है कि पाई की वैल्यू कितनी है, पाई आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, तो रेडियस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई मेरा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। केवल 1 सेकंड का आंसर था, 4 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई 4 स्क्वायर, 2 दूनी 4। बस देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार बताते हैं, सेक्टर, त्रिज्या खंड मतलब क्या होता है, सेक्टर। देखिए सेक्टर का डायमीटर मतलब आर प्लस एल, ये होता है डायमीटर, आर प्लस एल। ठीक है, कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। मैं इसमें से आर प्लस आर माइनस कर देता हूँ, आर प्लस आर माइनस कर देता हूँ, मतलब 3 और 3 6 माइनस कर देता हूँ, तो 18 बचेगा। मतलब लेंथ ऑफ आर्क 18 है, लेंथ ऑफ आर्क 18। ये कितना आ गया मेरे पास, 18। मैंने बोला कि सर अगर इसका एरिया चाहिए ना, इसका एरिया, तो आप सिंपली ये लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, हाफ एल इंटू आर, एल इंटू आर। मैंने देखा कि हाफ लिखा, एल की जगह मैंने लिखा 18 और आर इसका दे रखा 4, आर दे रखा 3, 2 से काटा 9, 9 थी 27, ये आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस जो सेक्टर है, ये सेक्टर है, इसका एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, याद रखना। देखिए पेरीमीटर सीखा आपने इस क्वेश्चन में, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और पेरीमीटर को सॉल्व कैसे करते हैं, और पेरीमीटर से डायरेक्ट एरिया पर कैसे जाते हैं, लेंथ ऑफ आर्क से एरिया पर कैसे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे याद कर लेना। सीजीएल के सेट में पूछा गया, अभी सीजीएल का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो उसमें पूछा जा रहा है लगातार, इसमें पूछा गया है, कल के सेट में भी था, आज के सेट में भी है। एक बार देखिए क्वेश्चन को समझिए, समझिए एक बार क्वेश्चन को। क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक शानदार क्वेश्चन था अलजेब्रा का, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन था अलजेब्रा का, ये मानिए तगड़ा एक नंबर। देखिए ए अपॉन एल प्लस एम अपॉन बी 1, बी अपॉन एम प्लस एन अपॉन सी 1, एल अपॉन ए प्लस सी अपॉन एन पूछा। देखिए मैं इसमें नाम दे देता हूँ, ये ए एल थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं नाम देता जाता हूँ। मैंने बोला कि इसे मैं एक्स नाम दे रहा हूँ, ए अपॉन एल को, ठीक है, प्लस
एम अपॉन बी को मैं बाय नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। बी अपॉन में एम, इसका उल्टा है तो 1 अपॉन बाय हो जाएगा, ये 1 अपॉन बाय, तो ये 1 अपॉन बाय हो गया, प्लस एन अपॉन सी को मैं जेड नाम दे रहा हूँ, जेड नाम दे दिया मैंने इसे, जेड, ठीक है। कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। ये कितना है? एल अपॉन ए, एल अपॉन ए मतलब 1 अपॉन एक्स, प्लस सी अपॉन एन, सी अपॉन मतलब जेड का उल्टा, प्लस 1 अपॉन जेड पूछा है। मतलब एक्चुअल में मेरे से पूरा एक्स प्लस जेड अपॉन में एक्स जेड, ये पूछा गया है मेरे से। ये देखिए, मैंने देखा इसमें बाय पता है और इसमें बाय की वैल्यू रख दूंगा मैं, तो बाय की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस एक्स। मैंने बोला ठीक है, इसमें बाय की वैल्यू 1 माइनस एक्स रख देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें कीजिए और इसका वो सॉरी 1 माइनस एक्स का इसमें कर दीजिए, 1 माइनस एक्स का इसमें कर दीजिए। मैंने देखा 1 प्लस जेड माइनस जेड एक्स इक्वल में 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया ना। ये जेड मैंने एज इट इज रखा, ये एक्स मैंने इधर रखा, इक्वल जेड एक्स आ गया। कितना आ गया? जेड एक्स आ गया। अब मैंने देखा कि जेड प्लस एक्स अपॉन में जेड एक्स इक्वल क्या आएगा? 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। देखिए अलजेब्रा का बिल्कुल 1 लाइन का क्वेश्चन था ये 1। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है आपको क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला बहुत। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। एक ग्रामीण चुनाव में, गांव में एक चुनाव हो रहा है। शाहरुख को कुल बैलेट वोट्स का कितना? कुल बैलेट्स वोट्स का 80% मत प्राप्त हो रहा है। कितना? 80% मत प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मैं बोला ठीक है, बैलेट वोट का 80% शाहरुख को प्राप्त हो रहा है तो 20% किसी और को प्राप्त होगा, याद रखना। 10% में अमान्य थे, मतलब वो अमान्य घोषित कर दिए गए। कुल संख्या 4500 थी, टोटल वोट डाले गए थे 4500, 10% अमान्य कर दिए गए। ये आ गए बैलेट वोट्स। ये क्या है? बैलेट वोट्स। वो क्या पूछ रहा है? तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त बैलेट वोट बताइए। मैंने आपको बता दिया दूसरे उम्मीदवार मतलब जो कैंडिडेट है उसको बैलेट वोट का 20% मिलेगा। कितना मिलेगा? 20%। समझना, इसका 20% मतलब 1/5। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 90 आ जाएगा, 90 × 9 810। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाता है। आप बताइए क्या आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हैं? ऑल क्वेश्चन आपको क्लियर हैं? कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। और इसी टाइप से प्रीवियस ईयर की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सेट आपको कल मिलेगा। CGL के 39 सेट का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ में।